नमस्कार। आज हमारे बीच काफ़ी दिनों बाद फिर हिम्मत जी आए हैं और हम चाहते हैं कुछ इनसे सवाल करने, क्योंकि लगभग लॉकडाउन के पीरियड में ये 2 महीने हमसे काफ़ी दूर रहे हैं और आज स्टूडियो में आए हैं तो हम खुलकर थोड़ी काफ़ी सारे विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे इस 2 महीने के अंदर जो चौथा लॉकडाउन आज हमारा हो चुका है और इसमें आगे क्या संभावनाएं हैं और पिछले 3 लॉकडाउन में जो भी परेशानियां लोगों ने झेली है, या हमारे मज़दूर भाइयों ने, या हमारी गृहिणियों ने, या हमारे बच्चों ने, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, तो इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे हिम्मत जी से। तो आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो हम भी अब पूरी तरीके से कोशिश करें कि हम आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इससे पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे। अच्छा। और ये फर्स्ट टाइम है, मैं आज 53 साल का हो गया हूँ। प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद मुझे लगा कि मुझे आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैंने आप में आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है। सही है, तो सही ये है। बहुत एक ऐसी गहरी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें कही है, बताई है कि हमें लगता है कि हम अब तक आत्मनिर्भर थे ही नहीं। तो हम अब अपने आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो हिम्मत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो पहला लॉकडाउन था और आज का लॉकडाउन जो है, उसके अंदर आपको क्या दिखा कि पहले लॉकडाउन में जिस वक्त 400 आदमी हमारे पेशेंट थे और लगभग कोई 4 या 5 लोग उस वक्त जिनकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम जो संपूर्ण लॉकडाउन था, और आज जब देश के अंदर 1 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं और लगभग 6000 से ऊपर जो है मौतें हो चुकी हैं, और आज जो है ये लॉकडाउन में इतनी रियायतें दी जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने ये डेथ वारंट जारी कर दिया हमारे नाम कि जाओ और घूमो फिरो और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को संक्रमण फैलाओ और लोगों को लोगों को मारो और खुद मरो। तो मैं इस पर थोड़ा सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 2 चीज़ें हैं। एक तो बीमारी जी, वो बीमारी कितनी है, कैसी है, वो एक विषय है, वो डॉक्टर्स का और वैज्ञानिकों का मामला है। और एक तो ये है, दूसरा है कि बीमारी के नाम पे जो बहुत सारी बीमारियां हमारे ऊपर आ गई, खास करके व्यवस्था के जो बीमारियां होती हैं, सत्ता की जो बीमारियां होती हैं, वो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और ये ज़रूर है कि जब आप 400 थे और तमाम जगहों से खबरें आ रही थी, खास करके इटली की खबर काफ़ी दिल दहला देने वाली थी, ईरान की खबरें थी। हालांकि मैंने उस समय भी शायद 17 या 18 तारीख की बात है, शायद उसके बाद हम लोग नहीं मिल पाए थे जी। हमने एक वीडियो में ऐसे ही बातचीत के दौरान ही कहा था कि कोरोना तो अपने आप में जो है वो है ही, इसके नाम पे बहुत कुछ चीज़ें होने वाली हैं, और वो 2-2.5 महीने के इस दौरान हमने उसकी पूरी कहिए कि इस सिस्टम का पोल खुलते हुए भी देखा, इस सिस्टम को सबसे ज़्यादा अनैतिक होते हुए भी देखा, और इस सिस्टम को सबसे ज़्यादा करप्ट होते हुए भी हमने देखा। हमने क्यों देखा, पूरा देश इसका वो है, क्या बोलते हैं, गवाह है। लेकिन सबसे ज़्यादा त्रासदी, सबसे ज़्यादा पीड़ा जो झेल रहा है वो है हमारा यहाँ का श्रमिक वर्ग, जो मज़दूर, इसको अलग अलग नाम से भी लोग कह रहे हैं, प्रवासी मज़दूर, कोई और मज़दूर, तमाम चीज़ें हैं। तो ये एक मामला है। अभी आपने जैसे मज़दूरों की बात कही है, तो मैं इस विषय में आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर इस त्रासदी को सबसे ज़्यादा अगर झेला है तो मज़दूर वर्ग ने झेला है। और मैं इससे मज़दूर की बात नहीं कहूँगा, इसमें किसान भी आते हैं, क्योंकि आज जो फसल जो बर्बाद हुई है, और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ जो कुछ अपनी सब्जियाँ हैं या कुछ और जो और भी फसलें थी, वो बहुत तादाद में हुई तो सही, मगर उसका कोई ख़रीदार नहीं मिला, ना उसका यूज़ हो पाया। तो उन लोगों के लिए भी बहुत एक बड़ी त्रासदी रही है। लोगों ने, मैंने भी देखा है कुछ गाँवों में लोगों ने वो जो अपनी सब्जियाँ थी वो डंगरों को खिलाई है, अपने जानवरों को खिलाई है, और नहीं तो उन्होंने अभी आलू जो पैदा हुआ था उस आलू को उन्होंने मिट्टी में दबा दिया है। तो ये भी बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी की बात है, जो किसान ने 3-4 महीने उसके ऊपर लगा के अपनी मेहनत लगाई, और उसको कुछ जब मार्केट में आने की बात हुई तो उसको मार्केट में खरीदारी नहीं मिला। तो मगर फिर भी हम ये कहेंगे, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, सबसे ज़्यादा उसने झेला है। इसके साथ में आम जनता जो है, जी, वो उसने झेला है।
और कोरोना से ज़्यादा जो सिस्टम ने जो नाम की जो बीमारी है जी उसको झेला है और वो दिखाई दे रहा है। अब तुम बात कर रहे थे मजदूरों की। जी जी जी। तो आपने देखा है कि पिछले 20-25 दिन के अंदर जब मजदूरों की हद हो गई, जब वो दिल्ली में रहने जहाँ भी थे हर जगह वो अपना गुजर बसर करते रहे, जब तक उनके अंदर ताकत थी, जब तक उनका पैसा था। लोगों ने अपने जेवर बेचे, जो उनके जेवर के नाम पे चांदी होती थोड़ी बहुत, उन्होंने बेची, अपनी साइकिलें बेची, अपने जो है उन्होंने अपने घर के सामान तक बेच दिए। जब तक वो कर सके उन्होंने अपना गुजर बसर करा। जब उनके सर से ऊपर पानी निकल चुका, जब उन्होंने देखा ना तो कोई सरकारी मदद मिल रही है, हालांकि दिल्ली के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लोग जो है लोगों को राशन दे रहे हैं, मगर वो राशन उन लोगों को था जो दिल्ली के वोटर थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जो सरकार के नुमाइंदे वहाँ बैठे राशन बांटने वाले, उनके पास जब वो आधार कार्ड या राशन कार्ड तो उनके पास था ही नहीं। जब वो लेकर जाते थे उन्होंने देखा कि इसके ऊपर तो आगरा का एड्रेस है, तो उनको ये पता लग गया कि हमारा वोटर ही नहीं है, तो उसको राशन देंगे क्यों। तो इस वजह से जो है उन लोगों को राशन नहीं मिला और उन्होंने अपने लोगों में बांटा। जिन लोगों ने उनको वोट दिया वो बेचारे फिर आखिर में जब उनको लगा कि अब हम लोगों का यहाँ पर गुजर बसर नहीं होगा, हम भूखे मर जाएंगे, तो उससे बेहतर हम अपने गाँव की तरफ चले। जब अपने गाँव की तरफ चलने लगे तो सरकार की तरफ से उसको कोई राहत नहीं मिली, ना जाने का कोई इंतजाम, ना रास्ते में कोई खाने पीने का इंतजाम, और तो और उनको जो थोड़ी बहुत जो एक उम्मीद थी कि चलो सरकार हमें शायद बस से या रेल से पहुँचाएगी, वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर रखा था। और हालात आपको खुद पता है किस तरीके से पैदा हुए और किस तरीके से लोग यहाँ से अपने गांव जाने लगे, और आज भी रास्तों में चल रहे हैं, आज भी लगातार चल रहे हैं। और इतनी बड़ी त्रासदी शायद वो 1947 में नहीं हुई होगी जो इस 2020 में हुई है। ये पहली बार है और स्वाभाविक रूप से बहुत ऐतिहासिक मामला है, और केवल इसलिए भी नहीं कि मतलब कई महत्वपूर्ण इसके साथ उभर के आते हैं। और एक चीज़ बड़ी खास करके जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, वो उनको अपने बहुत सारे लोग अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं, ये तमाम चीज़ें कहते हैं, वो जो कहें, लेकिन वो उसके सपोर्टर हैं सरकार के, और सरकार के ही नहीं व्यवस्था के भी सपोर्टर हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी मनुस्मृति की या तमाम जो भी बनी बनाई थी, उन सब की व्यवस्था की भी बात उनको मानने वाले लोग हैं। तो उनकी ओर से बार बार एक चीज़ परोसी जा रही थी कि आप सरकार की आलोचना क्यों कर रहे हैं, सरकार तो लड़ रही है, सरकार तो दिखाई दे रही है, ताली बजवा दिया, थाली बजवा दिया, अब तो शंख बजवा दिया, जो कुछ भी बजवा दिया, और अंत में बजा बैंड अपनी खास करके यहाँ की जनता का। तो एक सबसे बड़ी बात और है कि एक आप जब भी आप आलोचना करते हैं सरकार की कमियों को आप दिखाते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि आप निगेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है निगेटिविटी आप फैला रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मैं चूँकि आप लगातार जा भी रहे थे, देख भी रहे थे, हम तो चूँकि ऐसी जगह पे फंसे हुए थे, ना साधन था ना संसाधन था कि हम निकल पाएँ, लेकिन चूँकि आप लगातार आप जा रहे हैं, तो ऐसी निरर्थक या ऐसी घातक पॉजिटिविटी की ज़रूरत क्या है इस समाज को, जब लोग यहाँ मतलब अंतहीन पीड़ा में जूझ रहे हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये पीड़ाएँ तो आपने देखी भी हैं, अनुभव भी की हैं, वो किस तरह की, क्या देख रहे थे आप, कैसा लग रहा था आपको? देखिए, मैं आपको हिम्मत जी बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके, उनसे मिलकर उनके हाल चाल को पूछ सके, उनकी पीड़ा को जान सके। तो जब हम लोग सड़कों पर रात को निकले हैं तो हमने देखा है कि लगभग 150, 200, 300 लोग, 50 लोगों का घेरा जा रहा है, और उनके पास पानी नहीं है पीने के लिए, खाना नहीं है, सारा दिन सुबह से चले हुए हैं। और वो लोग कोशिश करते थे कि हम रात में ज़्यादा चलें, क्योंकि रात में चलने का उनको ये था कि रात को उनको कोई जल्दी रोकता नहीं था। तो रात को अंधेरे में चलना दिल्ली से बाहर गाँवों में, और जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करते थे बॉर्डर से पार करने की, तो वहाँ पर पुलिस वाले उनको घेर लिया करते थे और उनको मारा पीटा जाता था, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते थे। अब ये बताइए उसमें उस मजदूर की क्या जो है गलती है, जब उसको ये ना तो यहाँ पर खाना मिल रहा है, ना रहने के लिए जगह मिल रही है, क्योंकि जिस जगह वो रह रहा है
वहाँ से उनको कंस्ट्रक्शन साइटों से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बड़े बड़े हमारे देश के बिल्डर्स हैं या बड़े जो सरमाएदार लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हम उनको बैठा के खिलाएं। दूसरा, सरकार भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी, तो बेचारे करते क्या। और जो कुछ ऐसे मजदूर थे जो बेचारे कहीं पर मकान किराए पर लेकर रह रहा है, वो किराएदार बनकर रह रहा है, मकान मालिक उसको बाहर कर रहा है, क्योंकि उसको अब किराया मिलेगा नहीं, उसको पता है 2-4-6 महीने ऐसे ही रहेगा। तो अब वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो अब उन्होंने जब अपना घर छोड़ा, अपने साइटें छोड़ी, उसके बाद जैसे वो घर से निकलने लगे, अपने गांव को जाने लगे, कोई संसाधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो वो लोग बेचारे पैदल अपने सर पे कम से कम 10-10, 20-20, 50-50 किलो का बोझा ढोके, जिसमें उनके कपड़े थे, उनके बर्तन थे। मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तकरीबन कोई 20-22 मजदूर, एक दिन रात को हम लोग 11 साढ़े 11 बजे का समय था, तो हमने देखा कुछ मजदूर नई नई साइकिलें लेकर वो बिहार जाने के लिए चल रहे थे, दरभंगा भागलपुर जाने के लिए। तो हमने रास्ते में उनको रोका। हमारी नज़र कैसे पड़ी कि उन मजदूरों के पीछे पुलिस चल रही थी, तो हमने उनको रोका, मजदूरों को, उनसे पूछा भाई क्या है, ये पुलिस वाले आपको क्यों रोक रहे हैं, क्यों आपके संग संग चल रहे हैं। कह रहे सर हम लोग जो है भागलपुर जाने के लिए साइकिल हमने खरीदी है, जो थोड़ी बहुत हमारा जमा पूंजी थी, ये हमने किसी से मांग के उधार करके कैसे भी करके साइकिल लिए कि चलो हम साइकिलों से ही भागलपुर चले जाएं, मगर ये पुलिस हमें जाने नहीं दे रही है। वाक्य है सरोजनी नगर का। अच्छा। और सरोजनी नगर के फ्लाईओवर की बात है ये। तो हमने पुलिस वालों से पूछा कि आप इनको क्यों नहीं जाने दे रहे। कह रहे ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से किस चीज़ का आदेश मेरी समझ में नहीं आया। यानी कि आप चाहते कि वो यहाँ मर जाएं। आदेश किस बात का आदेश? आपके पास ऊपर से ये आदेश तो आ रहा है उनको रोकने के लिए, पर ये आदेश नहीं आ रहा कि आप इनको खाना खिलाइए, आप इनको कहीं रहने के लिए शेल्टर का इंतजाम कीजिए, या इनको घर पहुंचाने के लिए कोई बस की व्यवस्था कीजिए या ट्रेन की व्यवस्था। ये आदेश नहीं आ रहा है। तो ऐसा कैसा आदेश? उन गरीबों को मारने के लिए आदेश दिया जाता है, उनको पैदल चलने के लिए मना कर दिया जाता है, उनको कहीं बैठने के लिए मना कर दिया जाता है। मथुरा के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, मथुरा में यहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, मथुरा के खेतों में उनको क्वारंटाइन के नाम पर बैठा दिया गया, जहाँ पर कोई शेड नहीं, जहाँ कोई टेंट नहीं, वो धूप के अंदर बेचारे खेत में पड़े हुए हैं। और उससे बड़ी बात क्या हुई कि सरकारी अमला जो काम कर रहा है इस वक्त, उन्होंने उनका सामान उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, ताकि बिना सामान के वो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। उस सामान में उनके पास रहा ही क्या है? सिर्फ थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े से बर्तन हैं, इसके अलावा तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा सब ये है कि सरकार ने जो भी कुछ करा है वो मजदूरों के दुख को बढ़ाने के लिए, उनकी पीड़ा को बढ़ाने के लिए। और मैं इससे एक बात बढ़कर कहूँगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई, सरकार खुद चाहती है कि हमारे देश का मजदूर किसान मरे। क्योंकि जो एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है जो कुछ हम सब देख ही रहे हैं लगातार, और ख़ास करके सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, नेशनल मीडिया या तमाम जो भी जिनकी पहुँच है दूर दूर तक, उसमें तो बहुत कम आ रहा है, वो भी सरकार के ही गुण गाए जा रहे हैं। एक चीज़ मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मज़दूर हैं इनके प्रति इतनी बेरुखी, वो कहीं मनुस्मृति या कहिए कि ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है वो तो काम नहीं कर रही होती है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी। आपने कहा मनुस्मृति ब्राह्मणवाद ये काम कर रही है, काम कर नहीं रही, काम हो चुका है, काम हो रहा है। और जब से सरकार बैठी है, जब से इसी पर काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे हमारी शिक्षा प्रणाली हो, चाहे हमारे देश की जो है संस्कृति हो, चाहे हमारे देश की सभ्यता हो, चाहे हमारे देश की विरासत हो, चाहे हमारा अपना एक जो इतिहास हम कहते हैं, जिस इतिहास पर आज तक हम जीते आए, ये सब चीज़ें नष्ट की जा रही हैं। और लगभग काफ़ी चीज़ें तो ख़त्म कर दी गई हैं, वो हमें सिर्फ नज़र नहीं आ रही हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गोपनीय चल रही हैं। और गोपनीय किसके लिए चल रही हैं? ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये एजेंडा सन 1925 में बनाया था। मैं जिसकी आपको खुलकर बात करना चाहता हूँ, RSS है। और RSS का सिस्टम एजेंडा जो है बिल्कुल अपने जो उन्होंने पैटर्न बनाया था उसी पर चल रहा है, उससे अलग नहीं है। रही बात मनुस्मृति की, मनुस्मृति तो लागू हो चुकी है। आज जुडिशरी में जो वो चाहते हैं वही आता है जी। और अब जब आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं जी, तो जुडिशरी के बारे में कहा गया था कि जब कोई इमरजेंसी मामला होगा उसकी सुनवाई करे जाएगी। अचानक सुप्रीम कोर्ट को दो बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं जी, जिससे एक तरह से उसके प्रति एक मोह भंग, और जिस अंतिम प्रक्रिया, जिस न्याय की प्रक्रिया में जहाँ अंतिम भरोसा बनता था, वहाँ से भी एक तरह का मोह भंग दिखाई दे रहा है। एक तो जब इतने बड़े लॉकडाउन में पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है,
आप अचानक SC/ST एक्ट और उसके ज़रिए जो रिजर्वेशन का मामला है उस पर सुनवाई करने की बहुत जल्दी थी। दूसरा जो मामला है, जब 16 मजदूर मार दिए जाते हैं, मतलब ट्रेन से कट जाते हैं, उसके दूसरे कारण रहे हों, जब उस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, वो तो ली नहीं। जब कुछ लोग पिटीशन डालते हैं कि भाई इस तरह का मामला है, आप इस पर हस्तक्षेप करिए, तो उसका जिस तरह का असंवेदनशील व्यवहार सामने आता है, या निष्ठुरता जो, या कहिए क्रूरता, कहिए, मैं तो उसको क्रूरता के उसमें ले आऊँगा, क्योंकि आप जिस पद पे हैं वहाँ से इस तरह की बातें करते हैं कि वो कोई ट्रेन की जो पटरी है वो सोने की जगह है, वहाँ क्यों सोए थे। भाई अब पूरा मसला यह है कि लोग, सिस्टम ने आपको वहाँ तक ढकेल दिया, सत्ता ने, कि लोग जो है पटरी पे सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उस पे बात करने की जगह आप जो लोग कट गए या मार दिए गए या जैसा भी हुआ, उनको ही आप दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो जो न्यायिक प्रक्रिया जिस पे अंतिम भरोसा सबको होता था, कहीं ना कहीं उससे पूरा मोह भंग नहीं हुआ है आपको? अहमद जी, देखिए अब इस देश में न्यायिक प्रक्रिया तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो सरकार आज केंद्र में बैठी है वो सब वो फैसले ले लेती है जो वो चाहती है। जैसे भी आपने कहा SC/ST एक्ट को ले लीजिए आप। अच्छा, और अभी एक और नया चीज़ जिन्होंने और कर दी थी, हालांकि वो रुक गई, थम गई है, कि इन्होंने 12 घंटे के लिए जो है मजदूर का जो टाइम बढ़ा दिया था, जो 8 घंटे की उसका जो समय होता है उसको बढ़ाकर उन्होंने 12 घंटे कर दिया। आप ये सोचिए कि इस त्रासदी के दौर में जब मजदूर चारों तरफ से पिस रहा है, रो रहा है, दौड़ रहा है, मर रहा है, आप उस दौर में एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं, 12 घंटे का उनका जो है समय बढ़ा रहे हैं, 4 घंटे का समय बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आप उसके पास समय रहने नहीं देना चाहते। जो आदमी 12 घंटे काम करेगा वो कितने समय आराम करेगा, कि उसका आने जाने में भी समय लगेगा। अगर वो किसी अपने काम पर जाता है उसको घंटा 2 घंटा आने जाने में लग जाएगा, उसके 14-15 घंटे तो ऐसे ही चले जाएंगे। उसके बाद भी उसके जो दिनचर्या के जो और भी काम है वो भी करेगा, घंटा 2 घंटा उसमें चलेगा। उसका समय बचता कितना है? 5 से 7 घंटे। 5 से 7 घंटे में क्या वो सोएगा, क्या अपने घर को देखेगा, क्या अपने कपड़े धोएगा? इनके कहने का मतलब ये है कि आपके पास ना तो इस चीज़ को सोचने के लिए समय हो कि आपको करना क्या है, या आपने बढ़ना कैसे है, या देश के अंदर जो आपकी जिम्मेदारी है आपको उसको निभाना कैसे है। वो ये चाहते हैं कि आप उनके हमेशा गुलाम बने रहे, जो हज़ारों साल से हम लोग गुलाम आज तक बने हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार बिल्कुल मनुस्मृति को लागू कर चुकी है। और जो आपने कहा, मैं आपको एक इससे बढ़कर चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अभी सरकार ने 3 साल की एक जो है इंडिया टूर करके एक वो एक मिलिट्री में एक वैकेंसी निकाली है उन्होंने, कि हर भारतवासी को तो नहीं, जो उनके अपने लोग होंगे उनको 3 साल की जो है नौकरी देंगे। और 3 साल की नौकरी कंपलसरी होगी हर इंसान के लिए, उन्होंने बोले, मगर ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए होगा। 3 साल के लिए एक इंडिया टूर करके सैनिकों की भर्ती होगी। वो सैनिकों की भर्ती होगी जो अपर कास्ट के लोग होंगे और उच्च पदों के लिए उनको दिया जाएगा। और दूसरी एक बात अभी और आ रही है, सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है कि 14 साल की जिसने सर्विस कर ली है उसको जो है अब जो VRS लेनी चाहिए। तो एक तरफ हमारे देश की जो थोड़ी सी आबादी जो हमारे बहुजनों की थी, कई सैनिकों में, कई हमारी सेना के अंदर, उसको भी जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। इस 14 साल की सर्विस के ऊपर VRS उनको दे दी जाएगी। और जो 3 साल के लिए जो लोग आएंगे उनको सिर्फ कमांड के लिए यूज़ किया जाएगा। और जो हमारा जो बहुजन समाज है वो सिर्फ मरने के लिए बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाएगा। तो इसके पीछे भी एक उनकी बहुत बड़ी जो है मेंटलिटी बनी हुई है, और उन्होंने पूरा अपना जो है एजेंडा बना रखा है। हमें इन चीज़ों को सोचना होगा कि ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं, और वो ऐसे समय पर आ रहे हैं जब देश एक त्रासदी से झेल रहा है। उनको पता है कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर बाहर आ नहीं सकते, और जो लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं उनको जेल में ठूस दिया जा रहा है, उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर। अभी आप देख रहे हैं कितने सारे हमारे सोशल एक्टिविस्टों को बंद किया है। अभी आप देख लीजिए, मैं अभी कल की एक ताज़ा घटना आपको बताता हूँ। जो 1000 बसों का जब मामला था यूपी सरकार के अंदर, वहाँ के जो हमारे अध्यक्ष थे कांग्रेस के लल्लू साहब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिर्फ इसीलिए भेज दिया है कि वो जो गाड़ियों के नंबर थे वो सही मैच नहीं कर पा रहे थे। उसके अंदर कुछ 201 का लगभग गाड़ियाँ कुछ अलग किस्म की थी, और उस अपराध, इसको कितना बड़ा अपराध ही बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो 1000 बसों में, चलो 800 बसें भी हैं तो 800 बसों के अंदर कम से कम मजदूरों को घर तक पहुँचाया जाए, लेकिन उसमें उनकी नज़र नहीं है। ना वो मतलब जब आप नियति ठीक ना हो तो बाकी तो सब चीज़ें वो हो जाएंगी।